नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर हत्याकांड पर अपडेट यह है कि कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों की कल कोर्ट में पेशी होगी। 7 आरोपियों की कल जयपुर एनआईए कोर्ट में पेशी होनी है। मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी की भी पेशी होगी। आसिफ, मोहसिन, वसीम अली की पेशी कल होगी। मोहम्मद मोहसिन और फरहाद मोहम्मद की भी कल पेशी होगी। आपको बता दें कि 28 जून को कन्हैयालाल साहू की निर्मम हत्या की गई थी, जिसके बाद इस मामले की जांच एनआईए कर रही है और एनआईए के रिमांड पर थे सभी, जिन्हें अब कल फिर से पेश किया जाएगा एनआईए के स्पेशल कोर्ट में जयपुर में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा में फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। मौके पर 4 दमकल को रवाना किया गया है। इंडस्ट्री एरिया रोड नंबर 5 की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर आग लगी है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा से, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए 4 दमकल की गाड़ियों को वहां भेजा गया है। यह बड़ी खबर इंडस्ट्री एरिया रोड नंबर 5, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लगी है। अजमेर से खबर है, जहां पानी के गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक दोनों सगे भाई थे और घर से बाहर बकरी चराने गए थे। इसी दौरान गड्ढे के पास बैठकर खेल रहे थे कि मिट्टी ढहने से दोनों पानी में गिर गए। बच्चों के नाम राहुल रावत और धोनी रावत बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों के शव को बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया और ईंट भट्टा मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की। पाली एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को बाल संप्रेषण गृह में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सीताराम शर्मा, सदस्य इंदू चोपड़ा और एक दलाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पाली एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत चंद के मुताबिक समिति के अध्यक्ष और सदस्य एक दलाल के जरिए परिवादी से प्रतिकार राशि की एवज में 10% की रिश्वत मांग रहे थे। पहले किस्त के तौर पर 10,000 रुपए देना तय हुआ था, लेकिन परिवादी ने पाली एसीबी में शिकायत कर दी और एसीबी की टीम ने तीनों आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा। CWC कमेटी है, उस कमेटी का चेयरमैन सीताराम शर्मा और उसकी मेंबर इंदू चोपड़ा और एक उनका मेंबर और है लक्ष्मण। वो खुद पैसे लेके एक वकील के मार्फत पैसों की डिमांड कर रहे हैं। जो कार्रवाई हुई उसमें जो आपको पैसा मिलेगा उसमें मुझे 10% देंगे तो हम आगे कार्रवाई देंगे और आपको पैसे का भुगतान देंगे। बात नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा की। करौली में नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म के आरोपी को करौली पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 1,20,000 का जुर्माना भी लगाया है। जोधपुर के सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में 17 घंटे बाद घटना का दुखद अंत हो गया। सीआरपीएफ और पुलिस के आला अफसरों के साथ परिवार की तमाम कोशिशों के बाद भी जवान नरेश को नहीं बचाया जा सका। एक रिपोर्ट देखिए। छुट्टी के लिए बागी बना जवान, अपने ही परिवार को बनाया बंधक। 17 घंटे बाद घटना का दुखद अंत। जोधपुर का सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर रविवार को अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। थोड़ी देर तक तो साथी जवानों को भी कुछ समझ नहीं आया कि नरेश अचानक
क्यों बागी बन गया था। साथियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पास जाने की कोशिश की, लेकिन मिनी ऑटोमेटिक मशीन गन के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई। पुलिस के आला अफसरों के भी हाथ पैर फूल रहे थे। जवान को समझाने के लिए देर रात रिश्तेदारों को भी बुलाया गया, मगर किसी को सफलता हाथ नहीं लगी। नरेश का कहना था कि वो सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने सरेंडर नहीं करेगा, जिसके बाद आनन फानन में जयपुर से सीआरपीएफ के आईजी को बुलवाया गया। आईजी के साथ लंबी वार्ता के बाद भी बात नहीं बनी तो जवान नरेश ने खुद को ही गोली से उड़ा लिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घर में उसके साथ उसकी बेटी और उसकी पत्नी थे। उसके अलावा हमने जो बाहर से उसके दोस्त जो जिसकी वो बहुत बात मानता था, उसके पिताजी, उन दोनों को बुलाया। वो रात भर हमारे साथ थे और पिताजी तो अभी भी लास्ट तक भी उससे लगातार बात कर रहे थे, वार्तालाप हम करा रहे थे ताकि उसको वो थोड़ा उसका गुस्सा जो है वो शांत हो और उसमें थोड़ी सी समझाइश के बाद वो अपने आप वो अपना वेपन दे दे और अपने आप को सपोर्ट कर दे। बताया जा रहा है कि पाली निवासी जवान नरेश जाट का एडीजी भूपेंद्र सिंह से विवाद हो गया था। बात इतनी बढ़ गई कि एडीजी ने जवान नरेश जाट को बर्खास्त तक करने की धमकी दे डाली, जिसके बाद नरेश आग बबूला हो गया और समझाने की कोशिश कर रहे साथी पर हमला कर दिया और हथियार के साथ सीधे क्वार्टर चला गया। क्यों बागी हुआ था नरेश? काफी समय से वो घर जाने के लिए छुट्टी मांग रहा था। 10 जुलाई को डीआईजी भूपेंद्र सिंह से तीखी बहस हो गई। करीब शाम 6 बजे नाराज होकर सीआरपीएफ क्वार्टर पहुंचा। सरकारी हथियार के साथ 40 राउंड साथ लेकर गया। दबाव बनाने के लिए पत्नी बेटी को बंधक बना लिया। मिनी ऑटोमेटिक मशीन गन से साथियों पर 10 राउंड फायर किए। सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के कांस्टेबल नरेश ये अपने कोच से इंसास राइफल और 40 कार्टिज लेके गए थे और उसके बाद में इन्होंने अपने आप को घर में बंद कर लिया था। इनके साथ में इनकी वाइफ थी और बेटी थी। इनकी सीआरपीएफ के कुछ ऑफिसर्स के साथ में कुछ इश्यूज थे, जिसको लेकर के इनकी नाराजगी थी। बाद में उन्होंने अपने घर से बालकनी में आकर के 7-8 फायर भी किए थे, हवाई फायर, जो किसी को एम करके नहीं किए थे। बाद में लगातार इनसे वार्ता का दौर जारी था। इनके फ्रेंड्स से इनके फादर को बुलाया गया अपने घर से, पाली जिले के रहने वाले हैं। उनके साथ इनकी बातचीत करवाई गई, इनकी वाइफ से भी बात करवाई, इनके जो फ्रेंड्स थे खास उनसे बात करवाई, इनके कोलीग से बात करवाई थी। इनके जो डीआईजी है यहाँ के, उन्होंने खुद में बात की थी। और आज सुबह इनके आईजी जो जयपुर जिनका ऑफिस है, वो जयपुर से रवाना होकर पहुंचे, वो भी रास्ते में इससे बात करते हुए आ रहे थे। एंड अभी जब इसने अपने आप पर शूट किया उसके कुछ देर पहले तक ये बात कर रहा था। बहरहाल जवान की खुदकुशी के बाद सीआरपीएफ और पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जोधपुर सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के जवान मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं? क्या यहां आए जवानों को छुट्टियों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? क्योंकि 17 घंटे की लंबी समझाइश के बाद जवान के सुसाइड से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। राजस्थान में सियासी पार्टियों के नेता दैनिक जीवन में शगुन और अपशगुन को ज्यादा तरजीह देने में लगे हैं। इसमें प्रदेश की सियासत के बड़े चेहरे भी शामिल हैं, जो शगुन देखकर बाहर जाते हैं और किसी भी कार्य को अंजाम देते हैं। इन नेताओं के पास जितना ज्यादा सियासी तजुर्बा है, उससे कहीं ज्यादा शगुन और अपशगुन पर विश्वास भी है। यह रिपोर्ट देखिए। अपशकुन से डरते हैं नेताजी, शकुन देखकर करते हैं काम। सियासी यात्रा हो या राजनीतिक कार्य, शकुन का शुभ होना जरूरी है। अब जरा गौर से देखिए, ये हैं प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। नई गाड़ी ली है, कैंपस में खड़ी है। इसी गाड़ी से इन्हें विधानसभा में लोक लेखा समिति की बैठक में जाना है। जैसे ही घर से निकलकर गाड़ी में बैठे, अचानक रुक गए। घड़ी क्या देखी, मूड खराब हो गया, क्योंकि घड़ी में 11:15 बज रहा था।
कटारिया झट से गाड़ी से उतर गए। उनका मानना है कि पौने का समय अब शकुन वाला होता है। देखो, हमारे संस्कारों में ऐसा कुछ है कि ये अपशुकन सा होता है, तो कोशिश करते हैं कि कोई अपशुकन में काम शुरू नहीं करें। और परिवार से भी ये संस्कार मिले हुए हैं, गांव से भी संस्कार मिले हुए हैं, इसलिए प्रयास करते हैं कि जाने बूझते ऐसे शुभ और अशुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। सुना आपने, शकुन अपशकुन का ध्यान रखना कटारिया साहब के संस्कार में शामिल है। अब जरा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बारे में जान लीजिए। राठौड़ का रास्ता बिल्ली काट जाए तो घर लौट जाते हैं। 9 नंबर को अपना शकुन मानते हैं, इसलिए मोबाइल नंबर के आखिर में 49 वाले नंबर लिए हैं। हर काम घड़ी की सुई और शुभ मुहूर्त के हिसाब से करते हैं। पूछने पर परंपरा और संस्कृति की दुहाई देते हैं। स्कूल जाने के लिए घर से निकल रहे हो, अचानक बिल्ली काट जाए, खेत के अंदर अगर खेत की बिजाई प्रारंभ करनी हो तो कोशिश करते हैं कि गोबर के अंदर हल जोतने वाले का पैर पड़े तो बड़ा शुभ होता है। कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार की परंपराएं हैं, कई प्रकार की चीजें हैं जो हमारे सामाजिक परिवेश के कारण से हमारे जीवन से जुड़ जाती है। इनको नकारा नहीं जा सकता। और मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ ऑर्थोडॉक्स कह दीजिए या कुछ परंपरावादी कह दीजिए, कुछ बातें हैं जो जहन से निकलती ही नहीं। नेताओं की तो छोड़िए, राजस्थान विधानसभा में अपशकुन वाली आत्मा के निवास की बात सामने आ चुकी है। असमय हुई विधायकों की मौत का हवाला देकर विधानसभा भवन की वास्तु पर सवाल खड़े किए जा चुके हैं। कई बार तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया, धार्मिक अनुष्ठान भी कराए गए। तर्क यह दिया गया कि विधानसभा की बाउंड्री मोक्ष धाम से सटी हुई है। पिछली बार जब विधायकों की संख्या 200 नहीं हो पा रही थी और कुछ विधायकों की असामयिक मौत हो रही थी, तो विधानसभा की चौखट पर भूत प्रेत का साया मंडराने तक की बातें होने लगी थी। कई विधायकों ने इस दरमियान सुझाव दिया कि तंत्र मंत्र और साधना कराया जाना जरूरी है। हुआ भी यही, कुछ सयाने भोपे बुलाए गए और विधानसभा में टोने टोटके तक कराए गए। आज की तारीख में भी विधानसभा को लेकर फैले अंधविश्वास की बात पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल भी मुहर लगाते हैं। सामान्य जन और हमारे विधानसभा के कर्मचारियों और अधिकारियों की जो इच्छा थी उसके अनुरूप हुआ। जो कुछ भी उन्होंने टोटके किए उनको मैंने रोका नहीं, मेरा समर्थन था। पिछले राज में ऐसा कोई किसी को नहीं था, पर फिर भी लोग कहते थे भाई यहाँ नेगेटिविटी है। कई बार ये भी कहते थे कि साहब कभी भी 200 विधायक पूरे नहीं रहे इसमें। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि साहब रात को हमको डर लगता है, वो लगे हुए थे, कहाँ से लगे थे, उन परछाई दिखती है। बहुत सारे दरवाजे उसके अंदर लगे हुए थे, पर मेरे को भी ऐसा नहीं लगा। वहीं सनातन परंपराओं को जानकर विधायकों और नेताओं के शकुन और अपशकुन काल देखकर काम करने और घर से बाहर निकलने की बात को सही ठहराते हैं। वे मानते हैं कि समय के साथ शकुन को ध्यान में रखकर किए गए कार्य के सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जब हम समय को देख करके किसी कार्य का संपादन करते हैं तो उस कार्य के साफल्य की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। अतः प्रायः इन्हें हम लोग अति उत्साह में अंधविश्वास की संज्ञा दे देते हैं। यह वास्तव में भारतीय परंपरा के विपरीत है। और मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से लेकर के ऐसे कई मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के सन्नद्ध हूँ बाल्यकाल से ही। जो लोग बहुत अधिक समय को महत्व देते हैं वो इसलिए देते हैं कि हमारे यहाँ काल शास्त्र का निर्णायक अपने आप में एक शास्त्र है जिसे हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। नेता अपने हर कार्य से पहले सही समय का इंतजार करते हैं, शकुन और अपशकुन का ध्यान रखते हैं। लोग भले इन नेताओं को परंपरावादी या अंधविश्वासी कहें, लेकिन अपनी संस्कृति में यकीन रखने वाले इन नेताओं को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बाद आपका स्वागत है। गोवा में कांग्रेस के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यहां कांग्रेस विधायकों के भाजपा में शामिल होने की आशंका है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जोली ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का ट्रेंड पूरे देश में चल रहा है उसके नतीजे आने वाले समय में पूरे देश को भुगतने पड़ेंगे।
जिस तरह श्रीलंका में सत्तासीन लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ रहा है, उसी तरह की स्थिति भारत में भी देखने को मिल सकती है। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा पीबीएम अस्पताल बदहाल है। इस अस्पताल के कंधे पर संभाग के लाखों लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अस्पताल प्रबंधन मरीजों का ध्यान रखने का दावा भी करता है, लेकिन मॉनसून की पहली बारिश ने अस्पताल प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल बदहाल। पहली बारिश में अस्पताल पानी पानी। भगवान भरोसे व्यवस्था, मरीजों की बढ़ी परेशानी। जिस जगह हम मौजूद हैं वो कोई तालाब नहीं बल्कि बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल का परिसर है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते, पीबीएम अस्पताल की लापरवाही के चलते यहाँ पर कल जो हुई बारिश है उससे पानी पूरी तरह से भराव हो चुका है। और ये भराव आप देख सकते हैं किस तरह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल व्यवस्था के मामले में बीमार है। परिसर में दिख रहा तालाब जैसा नजारा अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की कहानी कह रहा है। इस अस्पताल में बीकानेर संभाग के 4 जिलों के अलावा पंजाब और हरियाणा से मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन परिसर में प्रवेश करते ही फिसल कर गिर जाते हैं, क्योंकि अस्पताल के चारों तरफ 2-2 फीट बारिश का पानी भरा हुआ है और वाहन चालकों के साथ दुपहिया वाहन वाले मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीकानेर में कहीं चले जाओ खड्डे ही खड्डे, हर जगह बहुत दिक्कत हो रही है। पिछले हफ्ते मेरी उंगली टूट गई, मैं गिर गया पानी के अंदर, मेरा पांव टूटा हुआ है सारा गिर गिर के। अब हम क्या करते हैं, इस पानी के अंदर खड्डा दिखाई नहीं देता है और गिर जाते हैं। ऑटो का पहिया गिरते ही ऑटो पलट जाता है, सवारी के भी लग जाती है, तो हम डरते हैं कहीं बरसात में ऑटो भी नहीं चलाते। अब मजबूरी है मेरी, हॉस्पिटल आना पड़ता है। प्रशासन तो इस तरह ध्यान दे रहा है। यहाँ पे आगे वो 5 रुपये का खाना मुफ्त में खाना मिलता है, तो वहाँ जाता है तो बीच में कई बार गिर जाते हैं। रात में गए थे अंधेरे में 3-4 बीच में गिर गए थे। तो इस और प्रशासन को ध्यान तो देना चाहिए, क्योंकि मरीजों को बहुत ही परेशानी होती है। अस्पताल परिसर में पानी भरने से कई वाहन चालक और मरीज गिरकर घायल हो चुके हैं। वहीं अस्पताल अधीक्षक मरीज हित में पुख्ता व्यवस्था की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर निगम का कहना है कि जलभराव ज्यादा नहीं है और पाइप के जरिए पानी निकालना संभव नहीं है। ये लंबे समय से एक समस्या चली आ रही है, तो इसमें लापरवाही तो नहीं कि बारिश के समय पानी इकट्ठा होता है। हालांकि पूर्व में भी मैं बता रहा हूँ कि पूर्व में भी प्रयास किए गए अस्पताल के द्वारा, और अब जैसे अभी मैंने कार्यभार 2-3 महीने पहले संभाला है, पहली बारिश है उसके बाद में, तो मैंने अभी डीपीआर के लिए भी बोल दिया। हमारे नीचे जो कर्मचारी हैं उनको कहा कि डीपीआर तैयार कराई जाए, जो संबंधित जो विभाग है उनके द्वारा, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि एनएचएम से करवाएं या पीडब्ल्यूडी से कराएं। तो डीपीआर करवा के उसको सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजेंगे कि भी वो, ताकि इसका स्थायी समाधान निकाला जा सके। पीबीएम के अंदर जो व्यवस्थाएं बनाने का काम पीबीएम प्रशासन का है, तो यदि कहीं गड्ढे हैं तो वहां उनको संकेत लगाने चाहिए कि यहाँ गड्ढे हैं, इधर से नहीं निकले। बाकी पानी उठाने वाली बात है तो वहां हम इंजन लगा देंगे और पानी उठा लेंगे। कुल मिलाकर अस्पताल प्रबंधन और नगर निगम के अपने अपने तर्क हैं। वहीं मरीजों को फिलहाल परिसर के पानी जैसी मुसीबत से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा है। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? हालात हैं पीबीएम अस्पताल परिसर के वो काफी बदतर हैं और जो मरीज हैं उनकी भी जान सांसत में आए दिन पड़ी रहती है, लेकिन जो प्रशासन है उसको अपनी कागजी कार्रवाई करने से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दादीज। सेवानिवृत्ति के बाद अब आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को उच्च अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
आयकर विभाग द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विभाग में ही अलग से नई सेल बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर आज राजस्थान आयकर विभाग क्षेत्रीय मुख्यालय पर आयोजित इनकम टैक्स पेंशनर्स के अधिवेशन में सेवानिवृत्त आयकर कर्मचारियों की समस्याओं पर मंथन हुआ। इस द्विवार्षिक अधिवेशन में आयकर अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने पेंशन समस्याओं को लेकर मंथन किया। अधिकांश संगठनों ने विभाग और कर्मचारियों के बीच पेंशन के विवादास्पद मामलों के लिए निपटारे के लिए नई अदालत शुरू करने की मांग की। साथ ही विभागीय सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए आयकर कार्यालयों में लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। जो हमारे द्विवार्षिक अधिवेशन है वो पेंशनर्स का था और हमने पेंशनर्स से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती थी, समस्या होती थी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की दवाइयों का टाइम से नहीं मिलना और एक साथ जो रेगुलर ट्रीटमेंट चलते हैं उनका 2 महीने या 3 महीने की दवाई नहीं देना, जिसके कारण से एक बुजुर्ग 80 साल के आदमी को 4 दफा 5 दफा हॉस्पिटल जाना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान पद्मश्री विजेता मिताली राज के जीवन पर आधारित फिल्म शाबाश मिट्टू की स्टार कास्ट जयपुर पहुंची। वंडर सीमेंट भी मूवी में साझेदार है। वंडर सीमेंट की ओर से एक निजी होटल में आयोजित हुए कार्यक्रम में अभिनेत्री तापसी पन्नू ने मिताली राज के साथ मंच साझा किया। इस मौके पर दोनों ने फिल्म के आइडिया से लेकर फिल्म की मेकिंग से जुड़ी यात्रा लोगों के साथ साझा की। इस मौके पर वंडर सीमेंट के डायरेक्टर विवेक पाटनी ने बताया कि फिल्म महिला क्रिकेट की जिंदगी से जुड़ी है। ऐसे में वंडर सीमेंट भी इस फिल्म का साझेदार बना है। वंडर सीमेंट हमेशा खेल व इससे जुड़े उत्पादों को प्रमोट करने में विश्वास करता है। इस फिल्म के साथ जुड़कर हमने क्रिकेट और हमारे रिश्ते को और मजबूत किया है। फिल्म में भारतीय टीम को वंडर सीमेंट की जर्सी पहने हुए दिखाया जाएगा। वहीं बल्ले और स्टेडियम में बाउंड्री वॉल पर भी वंडर सीमेंट दिखाई देगा। फिल्म का निर्माण वायकॉम 18 स्टूडियो ने किया है। वहीं इसका निर्देशन श्रीजीत मुखर्जी ने किया है। एक मेल डोमिनेंट गेम है, बट एक ऐसी मूवी है कि यहाँ पे ऑल गर्ल्स के बारे में दिखाया जाएगा मूवी के अंदर, एंड इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव था कि वी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवी बिकॉज दिस इज समथिंग वेयर वी वांट टू गिव अ सोशल मैसेज टू एंटायर पैन इंडिया दैट इवन वुमेन कैन प्ले गेम्स, यू नो, लाइक दे शुड नॉट बी आस्क्ड टू स्टे एट होम, they should come on the field, they should show their talent, and that's the main reason why we are with this movie.